हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसमें 9 अध्याय अपन देख चुके थे। आज बात करेंगे अपन सेकंड लास्ट अध्याय 10वां। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के लिए प्रमुख कर राजस्व स्रोत क्या है। तो उसका नाम याद रखना SGST है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के बजट में किस प्रकार का व्यय सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होगा गाइज, जो कृषि का होगा। ठीक है। राज्य के बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा वेतन और मजदूरी पर जो खर्च होता है, वह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन है वो बड़ा खर्च करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। तो वो कौन सा पूंजीगत आ जाता है गाइज, याद रखना वो आता है परिवहन विकास परियोजनाएं। इसमें होता है क्या है, देखो पूंजीगत व्यय में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में निवेश को शामिल होता है। जैसे कि परिवहन परियोजनाएं हो गई, यह एक राजस्व व्यय से भिन्न है जो संचालन से जुड़े हुए खर्चों को कवर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो कितना किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, याद रखना, जरूर छप सकता है। तो इसका हिस्सा आता है, याद रखना 52.65%। इसके अंदर से क्या होता है कि सामाजिक और जो सामुदायिक सेवाएं होती हैं ना, इसमें सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होता है, जो कि राज्य की कल्याण और सामुदायिक विकास का ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। और आज का जो डेटा है वो याद रखना 52.65 है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के राजस्व प्राप्तियों के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन दे रखा है गाइज यहाँ पर कि राज्य उत्पाद शुल्क एक गैर कर प्राप्ति है। तो यहाँ पर ये कथन गलत आ जाता है। क्यों गलत आता है, तो राज्य उत्पादन शुल्क एक गैर कर प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट बात आ रखा है कि SGST एक महत्वपूर्ण कर राजस्व स्रोत है। ये बात यहाँ पर ठीक आती है। नेक्स्ट बता रखा है कि राज्य केंद्र सरकार के करों में हिस्सा प्राप्त करता है। ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो दूसरा और तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, व्यय की श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि सामाजिक सेवाओं को आर्थिक सेवाओं से अधिक बजट मिलता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर यह बात सही आती है, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ कर आए थे अपन, कितना था 52 पॉइंट कुछ था ना, वो याद रखना। नेक्स्ट लिखा रखा है कि सामान्य सेवाओं को सबसे कम बजट आवंटित किया जाता है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है। सबसे जो कम बजट आवंटित होता है वो आर्थिक सेवाओं का होता है। किसका होता है, आर्थिक सेवाओं का। ठीक है गाइस, तो ये सेकंड वाला गलत आ जाता है। थर्ड के बारे में बात करते हैं, तो राजस्व में वेतन और मजदूरी शामिल है। ये बात सही है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, पहला और तीसरा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि FRBM अधिनियम 2023 के अनुसार स्वीकार्य राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय जो घाटा है वो 1.45% है। ठीक है। 2024-25 के बारे में बात करें तो जो राजकोषीय घाटा अगर बात करें तो 3.93% आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग कितना आ जाता है, रुपयों में बात की जाए तो वो राशि आती है 70,009 करोड़ रुपए आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन आ जाता है कि FRBM अधिनियम 2023 के अनुसार अनुमत राजकोषीय घाटा कितना है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो 3% रहेगा। यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन आपको सेम जैसे ही लगेंगे। यहाँ पर बताया गया कि 2023 के अनुसार स्वीकार्य राजकोषीय घाटा, और यहाँ पर बताया गया है 2023 के अनुसार अनुमत राजकोषीय घाटा। यहाँ पर अनुमानित बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है। तो पहला कथन आ जाता है, देखो यहाँ पर पहला कथन आता है कि राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। ये बात यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट बता रखा है कि राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर ये क्वेश्चन सही आएगा। देखो क्या बता रखा है, राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय प्राप्तियों से अधिक होता है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन तीसरे वाला जो कथन आता है कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाने से प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पर गलत आती है। प्राथमिक घाटा है ना, वो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है, न कि पूंजीगत व्यय, याद रखना। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के उदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि आंतरिक ऋण राज्य की उदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक बात है। दूसरा बता रखा है कि राज्य भविष्य निधि और राज्य बीमा से उधारी करता है, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्र सरकार 64,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करती है, तो यहाँ पर गलत आता है। कितना प्रदान करती है, 37,000 करती है। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, निम्नलिखित परियोजनाओं का उनके सही वित्त पोषण एजेंसियों से मिलान करें। पहला कथन दे रखा है, देखो यहाँ पर एजेंसी दे रखी है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना, RUIDP दे रखा है। इसका जो वित्त पोषित है वो किसके द्वारा किया जाता है, ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना का जो दूसरा चरण है इसको किया जाता है AFD के द्वारा। ठीक है, तीसरा जाता है राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस समन परियोजना है, इसको कौन करता है, तो याद रखना JICA के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, इसको भी JICA के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो इसके अंदर से जो सही आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। पहले मैं अपने कहा था ये वाला, दूसरे वाला बात करें यहाँ पर कौन सा था, RUIDP था। और यहाँ पर नीचे बात करें तो ये जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता वाली विकास परियोजना थी वो यहाँ पर कौन सी थी, AFD के द्वारा थी। और लास्ट में 2 योजना बचती हैं जो जल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परिषद बोले तो CID का कार्य क्या है। इसका जो कार्य आ जाता है गाइज, 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली PPP परियोजनाओं के लिए नीतिगत निर्णय लेना है। ठीक है, वैसे देखा जाए CID बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना विकास परिषद है, उसके अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली जो PPP परियोजनाओं से संबंधित जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2022 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के साथ क्या हुआ। तो इसमें होता क्या है कि इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित कर दिया जाता है। नवंबर 2022 में IIPDF, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, इसको पुनर्गठित करके एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में बदल दिया जाता है, जिसकी जो कुल राशि होती है वो 150 करोड़ रुपए निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान परियोजना विकास कंपनी की स्थापना कब की गई। तो कब की गई गाइज, याद रखना 1997 में इसकी परियोजना को या फिर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, PPP परियोजनाओं के लिए संस्थागत व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है कि PPP सेल आयोजना विभाग के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा बात करें तो सड़क क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अधिकतर प्राप्त समिति के जो अध्यक्षता होते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाता है। इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है, मुख्य सचिव।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकार पत्र समिति बोले तो CID द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वयन की निगरानी करती है। ये बात यहाँ पर सही आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरे के अंदर से बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि IIPDF वित्त पोषण के बारे में सही कथन चुनें। देखो सही कथन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर पहला कथन आ जाता है कि पहला कथन दे रखा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषण या फिर वित्त पोषित किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है कि किसके द्वारा वित्त पोषित की जाती है, इसके द्वारा जाता है PSAS के द्वारा। ठीक है, दूसरा बात की गई है IIPDF परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को वित्त पोषण प्रदान करता है। ये बात यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट आ जाता है कि IIPDF का आवंटन 2023-24 से 2024-25 तक 150 करोड़ रुपए है। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में संयुक्त उद्यम और ऊर्जा कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया गाइस यहाँ पर, पहला कथन है कि राजस्थान सूर्य ऊर्जा कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2014 में सोलर पार्क विकास के लिए की गई थी। ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करें, दूसरा जाता है कि SL सूर्य ऊर्जा कंपनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पर गलत आ जाता है। SL सूर्य ऊर्जा कंपनी सोलर ऊर्जा पर केंद्रित है, न कि पवन ऊर्जा पर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है तो सूर्य ऊर्जा पर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अडानी अक्षय ऊर्जा पार्क राजस्थान लिमिटेड की स्थापना 2015 में की गई थी। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। और सही कथन के बारे में एग्जामिनर ने पूछा आपसे तो पहला और तीसरा कथन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 2024-25 के लिए अनुमानित ऋण से GDP अनुपात कितना है। तो GDP अनुपात है गाइज, याद रखना वो 35.97% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पिछले वर्ष का ऋण से GDP अनुपात कितना था। तो वो आता है 37.23% था। ये पिछले वर्ष का है। अगर बात करें 2024-25 में यह अनुपात घटकर कितना हो गया है, ये हो गया है 35.97%। ये याद रखना 2024-25 के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये घटा है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बता रखा है कि FRBM अधिनियम के अनुसार ऋण से GDP अनुपात की सीमा क्या है। तो कितनी आ जाती है गाइस, याद रखना 38.20% है। ये क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। और आज का लास्ट सवाल आ जाता है कि 2024-25 के लिए ऋण से GDP अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में क्या रुझान है। तो कितना रुझान आ जाता है गाइज, तो ये 37.23% से घटकर 35.97 हो गया है। इस प्रकार से ये वाली क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।